नमस्कार बच्चों, आज हम ल्हासा की ओर इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में लेखक ने जब अपनी तिब्बत की यात्रा की थी उसका वृत्तांत है। उन्होंने यह यात्रा 1929-30 में की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा करने की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिकमंगे के वेश में की थी। इस पाठ में उन्होंने ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का रोचक वर्णन किया है और इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारी प्राप्त होती है। लेखक ने तिब्बत की अपनी यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि यह तब फरीक कलिम्पोंग का रास्ता नहीं खुला था। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थीं। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हैं, जिनमें जो चीनी सेना रहती थी। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें थी तो कुछ तकलीफें भी थी। यहाँ जातिपात, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथा नहीं थी। अपने घरों को खुला रखते थे। यहाँ की बहुएं या उनकी सास यात्रियों को या अपरिचितों को चाय भी बनाकर दे देती थी। लेखक ने इसी चीनी किले में चाय पीकर उन्होंने और सुमति ने आगे का जो उनका मित्र था उसके साथ अपनी यात्रा प्रारंभ की। यात्री के वेश में जब पहली बार जब लेखक ने यात्रा की तो उस समय सुमति के जान पहचान के लोग मिले, जिसके कारण से उन्हें रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई थी। लेकिन 5 साल के बाद जब लेखक ने द्वारा एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर के यात्रा की तो उस समय उन्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्हें एक निर्जन झोपड़े में रात बितानी पड़ी। लेखक को सबसे विकट ठाणा थोंगला पार करना था। यह पहाड़ पर 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित था। ठाणे सबसे खतरनाक जगह है। यहाँ पर ऐसा है कि बिल्कुल सुनसान जगह या डाकुओं का भी डर रहता है और यहाँ यदि किसी की हत्या हो जाए तो कोई गवाह भी नहीं मिलता। यहाँ पर एक दूसरी बात और भी कि यहाँ हथियार का कानून न होने के कारण से लोग हथियार को लाठी डंडे की तरह लिए घूमते हैं और या डाकुओं का डर होने के कारण से। और दूसरी बात, डाकू लोग क्या करते हैं कि वह पहले व्यक्ति को मारते हैं और उसके बाद में उसका सामान उसे लूटते हैं। जब लेखक ने और सुमति ने जब भिकमंगे के वेश में यात्रा की तो किसी भी अपरिचित लोगों को देख करके यह तुरंत कुछ एक पैसा ऐसा कह करके भीख मांगने लगते थे, इस डर से क्योंकि वह कहीं उन्हें मार ना दे। इसके बाद में जब वह पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ने लगे तो सामान भी था, तो उन्होंने 2 घोड़े ले लिए। एक घोड़े पर सुमति सवार हुआ और दूसरे घोड़े पर लेखक। ऊंचाई पर चढ़ते हुए एक रास्ते पर ये दोनों अपने साथियों से बिछड़ गए। लेखक किसी दूसरे रास्ते निकल गया और वहां जाकर के जब उसे गलत रास्ते का पता चला, वापस लौट करके आया, फिर उस सही रास्ते पर चला तो वहां जाकर के देखा तो सुमति वहां उसका इंतजार कर रहा था। सुमति इस समय बहुत क्रोध में था। वह मंगोल था और मंगोल लोगों का चेहरा वैसे भी लाल होता है और इस समय गुस्से के कारण से और ज्यादा तमतमाया हुआ उसका चेहरा था। लेकिन लेखक ने जब सारी बात बताई तो उसका गुस्सा शांत हो गया। फिर उन्होंने वहीं रात्रि में जिस स्थान पर रुके वहां चाय, सत्तू और गर्मा गर्म थुप्पा खाया। लेखक और उसके साथी जब तिगरी के विशाल मैदान में थे
इसके चारों तरफ पहाड़ थे, जिससे यह मैदान टापू जैसा दिखाई दे रहा था। इसी मैदान में 13वीं समाधि गिरी है। यहाँ भी सुमति के यजमान थे और सुमति यहाँ पर जो बोध गया से अपने गंडे लेकर के आया था, वो अपने यजमानों को गंडा देने के लिए चला गया। कड़ी धूप, गंडे खत्म हो जाने के बावजूद भी वह वहां गया। जब अगर इनके गंडे खत्म हो गए तो इन्होंने वही लाल कपड़ा खरीद करके उसके गंडे बना दिए और उन गंडों को देना प्रारंभ कर दिया। यमती फिर जो सुमति था वह फिर अपने पास के गांव में गंडा देने के लिए जा रहा था। लेखक ने उसको अकेले जाने दिया और स्वयं वहीं रुक गए। सीकर विहार में वह एक खेती के मुखिया से मिले। यहाँ एक बहुत सुंदर मंदिर था, जो उसमें कुंजर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। सुमति अनुमति लेकर यजमानों के पास चला गया। जब वह वापस आया तो 13 गांव था, वो यहाँ से दूर नहीं था। लेखक ने और सुमति ने अपना सामान उठाया और बिच्छू नमचे से विदा लेकर चल पड़े। तो बहुत सी इसमें आपने देखा कि उन्होंने अपनी तिब्बत की यात्रा में बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना किया। आप पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वह अवश्य ही इनको हल कर लेंगे। धन्यवाद।